स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट जो कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है प्रेजेंट समय के अंदर अपोजिशन के अंदर है, उनके द्वारा अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोटर्स से कुछ प्रोमिसेज है उनको कैरी आउट किया जाता है। अगर इलेक्शन के बाद में उनका यहाँ पे गवर्नमेंट है वो फॉर्म होता है, तो किस तरीके से पॉलिसी का जो फ्रेमिंग है उनके द्वारा किया जाएगा, किस तरीके से जो कुछ सेक्शन को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उन सभी का जो प्रोमिसेज है वो आपको इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कांग्रेस के द्वारा इस इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो नेमिंग है वो न्याय पत्र के रूप से किया गया है कि एक जस्टिस का एक डॉक्यूमेंट है, कैसे उनके द्वारा जो सोशल जस्टिस है और भी काफ़ी सारे प्रॉमिस है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो के पर्सपेक्टिव से कुछ गाइडलाइंस के बारे में, तो आपको यहाँ पे 2013 का जो गाइडलाइन है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा गाइडलाइंस के अंदर में बताया गया था कि जो मैनिफेस्टो को जो फ्रेम किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोविजन है वो नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन है वो नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के इस मैनिफेस्टो के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीज के बारे में, डिस्कस किया गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 126 है उसके अंदर में यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो को कब रिलीज करना है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसके बारे में बेसिकली मेंशन किया गया है। बिफोर द इलेक्शन जो 48 आवर्स का जो समय होता है, वोटिंग से पहले जो 48 आवर्स का जो समय होता है उसके अंदर में इलेक्शन मैनिफेस्टो को नहीं रिलीज करना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। आप देखिए कि ये जो फ्री एंड फेयर का जो इलेक्शन है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको ये हार्म कर सकता है 48 आवर्स से, अगर इस बिटवीन द टाइम के अंदर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो को रिलीज किया जाता है। ये तो बेसिकली जो बताया गया है वो सिंगल फेज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। सपोज कीजिए यहाँ पे मल्टीपल फेज के अंदर में इलेक्शन कंटेस्ट होने वाला है, तो उस दौरान में कब यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया जाएगा। तो आप देखिए कि किसी भी फेज का यहाँ पे किसी भी फेज का जो 48 आवर्स का जो समय है वो ना होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको हार्म हो। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उस समय भी जो यहाँ पे मैनिफेस्टो है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 126 है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2013 का जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके द्वारा एक ऑर्डर है वो रिलीज किया गया था 2004 के समय का। एक मदरसा की रिगार्डिंग का एक एक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया था। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को बेसिकली स्टे किया गया है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर को रिलीज किया गया था वो कहा गया था कि जो सेक्युलर कॉन्सेप्ट है कि सभी को इक्वल ट्रीट करना है, उसके वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। साइंस मैथमेटिक्स इस तरीके का जो रीजनल एनालिटिकल जो स्टडी है वो नहीं कैरी आउट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चनिंग है वो किया गया है कि कैसे वहाँ पे जो साइंस एंड मैथमेटिक्स का स्टडी नहीं किया जाता है उन बेसिकली जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर में, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंदर मेंशन किया गया है, और आर्टिकल 29 एंड 30 आपको जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है कि रिलीजन का जो पर्सनल स्पेस है उसको यहाँ पे सेपरेट रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और जो हमारा स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना है, सर्वधर्म समभाव का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए हमारे कंप्लीटली जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उस पावर के अंदर में हो, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है, आप देखिए कि जो एमपीसी है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि एमपीसी के द्वारा जो रेपो रेट है उसको नहीं चेंज किया गया है। रेपो रेट का जो यहाँ पे जो परसेंटेज हुआ करता है उसको नहीं चेंज किया गया है। आरबीआई के अंदर में जो आरबीआई के हमारे गवर्नर हुआ करते हैं उनका चेयरमैनशिप के अंदर में ये कमेटी है वो वर्क किया करती है।
4+-2 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन्फ्लेशन के कंट्रोल के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, बट उनके द्वारा यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको नहीं चेंज किया गया है। लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आपको इन टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इकोनॉमी के बेसिक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, इनके पर्सपेक्टिव से तो आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से सभी जो टर्म्स हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब के बारे में आपको काफ़ी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इकोनॉमी का ये बेसिक थिंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। किसके ऊपर बैंक को प्रॉफिट हुआ करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, MPC को जैसे कि 2017 के समय जो चेंज किया गया था उसके बारे में भी, अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए। RBI गवर्नर के पास क्या यहाँ पे वीटो पावर है या नहीं है MPC के अंदर में, ये सब इन्फॉर्मेशन वो हैं जो आपका बेसिक्स हैं इकोनॉमी का। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप यहाँ पे टीचर के द्वारा बता दिया जाएगा, आपको नहीं पता है, तो क्या उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जाके अपने नोट्स के अंदर प्रिपेयर कीजिए, जो भी इकोनॉमी का बुक आप रीड करते हो वहाँ से इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो भी टूल्स हैं MPC के अंदर में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्गार परिषद के बारे में है, तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पे बेल है वो ग्रांट किया गया है। काफ़ी बार जो बेल का जो प्रोविज़न है वो भी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए कि एक पॉलिटिकल जो लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, उनको भी जो बेल है वो ग्रांट किया गया था। जो यहाँ पे PMLA का जो एक्ट है उसके अंदर में उनका जो अरेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। PMLA एक्ट के बारे में हमने कुछ दिनों पहले रीड किया है। एल्गार परिषद के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट, तो एल्गार परिषद आप देखिए कि बेसिकली भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट है उस समय में ये न्यूज़ के अंदर में आया था। भीमा कोरेगांव 2018 के समय देखने के लिए मिला था। उस समय में वहाँ पे कुछ वायलेंस का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बारे में है। अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो 17 लोकसभा का जो हमारा टेन्योर रहा है, 17 लोकसभा के अंदर में किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप देखिए जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर अगर वहाँ पे कंप्लीट होता है तो 0 आवर आपको देखने के लिए मिलता है। एजेंडा ऑफ द डे है, यहाँ पे कंप्लीटली जो अकाउंटेबल है वो रखा जाता है। क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, एजेंडा ऑफ द डे है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन है, उनको कैरी आउट किया गया है नहीं किया गया है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके अंदर में चेंज हुआ है। इनका आपको जो डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में। जब भी यहाँ पे हाउस है वो असम्बल होता है तो उस दौरान में आप देखिए कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं उनको विदाउट डिस्कशन के थ्रू में या काफ़ी शॉर्ट टर्म जो डिस्कशन है उसी के अंदर में पास कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी कुछ इन ड्रॉबैक्स के ऊपर में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि ये टूल है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल रखने के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आवर के अंदर में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर में अगर ओरल क्वेश्चन पूछा गया है तो वहाँ पे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद में जो रिटर्न आंसर है उन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके हाउस के ऊपर में उनका जो रेजिडेंस या ऑफिस जहाँ पे होगा वो पहुँचा दिया जाता है उसके जो आंसर्स वहाँ पे। तो उसी के रिगार्डिंग में कंट्रोल करने का या जो अकाउंटेबल रखने का एक टूल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंटिन्यूस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके डोमेन के एरिया के अंदर में। बट आप देखिए कि क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, किसी भी मिनिस्टर से पूछ लिया गया। उनका एक टाइम जो प्रोसेस है वो अलोकेशन होता है कि मंडे का जो डे है उस दिन में इन मिनिस्टर्स के द्वारा, सपोज कीजिए डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अपने जो आंसर्स हैं वो दिए जाएंगे। तो पार्लियामेंट्रीज के द्वारा पहले ही यहाँ पे एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें US और इजराइल के बारे में है, पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन यही है कि यहाँ तो US को कंट्रोल करना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय भी इस तरीके से जो एम्बेसी के जो एरिया हुआ करते थे, किसी कंट्री के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके ऊपर अटैक नहीं देखने के लिए मिला है। जिस तरीके से यहाँ पे इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर जाते हुए ईरान के कुछ
कंसुलेट है उसके ऊपर अटैक किया गया है, हजीबुल्लाह के द्वारा अटैक किया गया। और कन्फ्लिक्ट बेसिकली आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप और इजराइल का आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में ये डिस्कस किया गया है कि जो 7 अक्टूबर का जो वायलेंस है उसके बाद में कंटिन्यूस जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आना डिफ़िकल्ट है, इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप से आना डिफ़िकल्ट है, सोवरेन स्टेट के रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना यहाँ पे डिफ़िकल्ट बताया गया है। काफ़ी अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिस्कस किया गया है, आपको ये सब एरियाज़ के बारे में काफ़ी बार हमने रीड किया है। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट का जो काउंसिल है उसका भी मीटिंग हुआ है, उसके अंदर भी एक रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया है कि वायलेंस को कैसे रोका जाए, पैलेस्टीनियन स्टेट यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है उसके बारे में अगर हम बताएं तो आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास का जो डोमिनेशन है उनके द्वारा जिस तरीके से रिग्रेसिव अटैक किया गया था 7 अक्टूबर के समय में, तो उसी की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली जो पीसफुल जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो रेज करता है कि एंटी जो इजराइल्स हैं जो सेंटिमेंट्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, या आप देखिए कि जो टेररिज्म का एक्टिविटी के रूप से भी इसको लिंक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे विजयनगर वैली के बारे में है। विजयनगर वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। वहाँ पे आपको एक योबिन नाम का एक कम्युनिटी है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनको चाइना के अंदर में लीसू के नाम से जाना जाता है, चाइना के अंदर में को लीसू के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है इनको दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें हमारे गोरखा के कुछ आर्मी से जो रिटायर पर्सन है उनका भी सेटलमेंट आपको इसी एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इस एरिया के अंदर में बेसिकली जो कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रेज हुए हैं। 2020 के समय कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था। योबिन्स का जो एसोसिएशन है वहाँ पे गोरखाज के जो पर्सन है उनके सेटलमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है विजयनगर वैली है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो चकमा और हजूंग्स हैं, चकमा और हजूंग कौन है स्टूडेंट्स? हजूंग्स बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में कम्प्टी जो डैम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से कुछ पर्सन है जिनको कि माइग्रेट होना पड़ा था, वो इंडिया के लिए आए थे। 2017 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको सिटीजनशिप दे दिया गया था। चकमास तो बुद्धिस्ट पर्सन है, हजूंग्स आपको हिंदूज देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोल्ट्री सेक्टर के बारे में है, आप देखिए कि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ देखने के लिए मिलता है और WHO के द्वारा बैन किया गया है कि यहाँ पे पोल्ट्री सेक्टर के अंदर अगर एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाएगा तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। अगर किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक होता है उनके द्वारा जब वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाएगा तो उस समय में वो बेसिकली जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस डिजीज़ के अगेंस्ट में। तो उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक रिपोर्ट बताया गया है, कुछ जर्नलिस्ट का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्मीना जो मार्च है उसको रोक दिया गया है लेह के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे 144 जो सेक्शन है उसको भी इम्पोज कर दिया गया है, धारा 144 जिसको हम जानते हैं। अगर हम बात करें पश्मीना मार्च क्या है, जो चांगथांग का जो रीजन है उसके अंदर में वहाँ पे एक एक्टिविस्ट है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाना था ये मार्च। और बेसिकली मार्च यही है कि चाइना का जिस तरीके से जो इमरजेंस हुआ है, उनका जो टेरिटोरियल एरिया को जो अनेक्स किया गया है उसके थ्रेट को देखते हुए इस तरीके का जो मार्च है वो चांगथांग के रीजन के अंदर में इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 6 शेड्यूल के पर्सपेक्टिव से भी इनका एक मार्च था, कुछ दिनों से इनके द्वारा हंगर स्ट्राइक भी किया गया था। आप देखिए 3 इडियट नाम का जो मूवी है उसके अंदर में आमिर खान के द्वारा जिनका रोल है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 शेड्यूल के अंदर में तो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ऐसे 4 स्टेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। राखी गढ़ी के बारे में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? ये हरियाणा के अंदर है। राखी गढ़ी का जो एरिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर में। आप देखिए कि राखी गढ़ी के जो फाइंडिंग्स हैं उनको NCERT बुक के अंदर में ऐड किया जाएगा और नर्मदा डैम का कुछ रेफरेंस है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो कुछ NCERT के अंदर में जो ऐड करने के बारे में बताया गया है। काफ़ी बार जब हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको एक जानकारी यहाँ पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ये भी होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एजुकेशन जो है वो आपको कंकरेंट लिस्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, जिसके थ्रू आप देखिए कि ना तो स्टेट के द्वारा कम्प्लीटली जो प्रोसीजर है उसको कैरी आउट किया जाता है, ना यहाँ पे सेंटर के द्वारा। तो इसका एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर होना भी आपको इसके रिगार्डिंग में कंसर्न है वो देखने के लिए मिलता है कि किसी की भी डोमेन के अंदर में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें NCERT के बारे में तो आप देखिए कि ये जो बुक्स हैं इनके रिगार्डिंग में काफ़ी बार जो चेंजेस के पर्सपेक्टिव से आपको
एडिटोरियल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक डार्विन की थ्योरी के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में था जुलाई के मंथ के समय में, कि जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। और डार्विन की थ्योरी को रिमूव कर दिया गया था एनसीईआरटी के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जो अटैक किया गया था अभी रिसेंटली वहाँ पे टेरर का एक्टिविटी, जिसमें इस्लामिक स्टेट का नाम सामने आया था, बट उनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन का ही कोई लिंकेज है उसके थ्रू में। नॉर्वे के द्वारा डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज किया गया है। साउथ कोरिया के द्वारा स्पाई एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीआर के पर्सपेक्टिव से अमेरिकन यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके रिगार्डिंग में, इंडिया का जो एब्सेंस है वो देखने के लिए मिला है ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में। 47 मेंबर्स का ये काउंसिल है, 2006 के समय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया है। हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर से बताना। गाजा के अंदर सीज फायर के रिगार्डिंग का ये रेजोल्यूशन था। अब देखिए कि यूएनएचआरसी के अंदर 13 मेंबर्स हैं वो यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, 2 के द्वारा अपोजिशन के अंदर वोट किया गया। और 28 जो मेंबर्स हैं, 28 जो मेंबर्स हैं, सॉरी नंबर्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है, शायद 26 है। अब देखिए कि उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो फेवर के अंदर में किया गया है कि बेसिकली गाजा के अंदर पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। अभी रिसेंटली वहाँ पे जो ह्यूमन राइट के जो एड वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी अटैक देखने के लिए मिला था, तो उसके अंदर में कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको रिमूव किया गया है उनके पोस्ट से इजराइल के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।